नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमरिंदर कुमार झा है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन इंटेंसिविस्ट हूँ। आजकल जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसके बारे में बहुत सारी ऐसी गलत धारणाएं लोगों में बन गई हैं और इस धारणाओं को मिटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी लोग पल्स ऑक्सीमीटर पर ओवर डिपेंडेंट हो रहे हैं और कुछ लोग तो सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं इसका, लेकिन कुछ लोग इस वजह से भ्रमित होकर जिनको माइल्ड बीमारी भी है वो भी अपने आप को बहुत ही सीवियर बीमार समझ रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर काम कैसे करता है। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा फिंगर प्रोब है जो कि चाहे उंगलियों में लगता है, चाहे ये जो कान के ईयर लोब हैं इस पर लगता है, कहीं इसके नीचे लगता है। जहाँ भी जो आर्टीरियल ब्लड है उसको यदि उसकी थ्रॉबिंग, उसका जो पल्सेशन यदि वो उसको सेंस करना होता है तो इसमें मैकेनिज्म ये होता है कि एक लाइट, रेड और इंफ्रारेड लाइट का बीम पास होता है, वो हमारे फिंगर्स से के थ्रू पास होता है। उसमें जो आर्टीरियल ब्लड है, जो वीनस ब्लड है, इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन और डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होता है। तो ये उनसे पहले टकराते हैं, तो वो टकराने के बाद ये जो डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन होता है रेड और इंफ्रारेड लाइट का, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, उसका एक परसेंटेज निकाला जाता है। वो परसेंटेज को एक मैथमेटिकल फार्मूला में डाला जाता है और वही मैथमेटिकल फार्मूला जितने भी SpO2 प्रोब मशीन्स होती हैं सब में डाला जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि आर्टीरियल ब्लड, वीनस ब्लड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, रेड लाइट, इंफ्रारेड लाइट, इतने सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है आपका SpO2 सैचुरेशन। इनकेस यदि आपका पल्स ऑक्सीमीटर आपकी उंगलियों में नहीं फिट बैठा है तो वो जो लाइट है वो थोड़ा सा आप जो दूसरे एंड पे पहुंच ही नहीं पाएगा, वो लीक हो जाएगा। तो ऐसे केस में भी SpO2 कम आ सकता है। यदि कुछ पेशेंट जिनका कि हीमोग्लोबिन कम है, यदि हीमोग्लोबिन कम है तो ऐसे पेशेंट्स में भी SpO2 की वैल्यूज़ जो है वो एबनॉर्मल आएगी। यदि पेशेंट में कोई कोएगुलोपैथी है जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन या फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या फिर मेथेमोग्लोबिनेमिया, इन तीनों जो कंडीशंस है इनमें भी रिजल्ट्स गलत आते हैं। यदि घर का जो लाइट है, जिस लाइट के पास आप खड़े होके जहाँ पेशेंट्स को मॉनिटर किया जा रहा है, यदि वो एम्बिएंट लाइट भी बहुत एक्सेसिव हो तो ऐसे केस में क्या होता है कि उस फिंगर प्रोब में एक तो उस फिंगर प्रोब का लाइट पास होगा, साथ में बाहर की लाइट भी पास हो गई है, तो ऐसे केस में भी रिजल्ट सही नहीं आएंगे। यदि जब हम पल्सेशन, जब एक बार पल्सेशन पूरा हमारा पल्स ऑक्सीमीटर प्रोब डिटेक्ट कर लेता है, उसके बाद की रीडिंग को यदि हम देखें तभी वो रीडिंग एक्यूरेट होती है। यदि कभी कभी क्या होता है कि हमने जल्दी में लगाया और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारी जो SpO2 प्रोब है उसने जो आर्टीरियल वेव फॉर्म उसने डिटेक्ट किया कि नहीं। यदि वो प्रॉपर वेव फॉर्म की तरह नहीं चल रहा है तभी भी जो रिजल्ट्स होंगे वो गलत होंगे। यदि पेशेंट्स का मूवमेंट हो रहा है हाथों का, तो वो मूवमेंट के दौरान भी क्या होता है कि वो लाइट जो है वो बीम वो इस तरफ जो दूसरी तरफ ना जाके कुछ बाहर भी लीक हो जाता है। तो मोशन के टाइम में भी SpO2 की जो वैल्यूज़ है वो गलत आ सकती है। साथ में कभी भी जो SpO2 का जो वैल्यूज़ होते हैं वो 3 to 5% वेरी करते हैं। लोग जब SpO2 प्रोब को इतना इम्पोर्टेंस देने लग गए कि लगता है कि जैसे कि वो डेफिनेटिव है, वो डेफिनेटिव नहीं है। बीइंग एनेस्थेटिस्ट मैं बता सकता हूँ कि हमारे लिए SpO2 प्रोब जस्ट एक मेजर होता है, जिससे कि हम देखते हैं कि पेशेंट्स में हाइपोक्सिया हो रहा है कि नहीं, लेकिन वो डेफिनेटिव नहीं होता है। हमारे लिए आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस जो होता है वो डेफिनेटिव होता है। यदि हमें SpO2 प्रोब से ही सब कुछ पता चल जाए तो फिर हम SaO2 क्यों कराएंगे। तो इसीलिए मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ कि SpO2 प्रोब हमेशा डेफिनेटिव, उसकी वैल्यूज डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं होता है हाइपोक्सिया के लिए। तो यदि पेशेंट्स में
ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है और उसके बाद SpO2 प्रोब दे रहा है, और वो भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि 90% ही इम्पोर्टेंस है। हमने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जो इवन 85, 84, 83% सैचुरेशन पर भी लगभग कंफर्टेबल रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि पेशेंट्स का सैचुरेशन 90% से डिप होने लगा तो वो बहुत ही सीरियस कंसर्न है। हाँ, ये एक अलार्मिंग कंसर्न है कि आपने अपनी आंखें खोल लीजिए कि हाँ पेशेंट में कोई दिक्कत हो सकता है, लेकिन ये डेफिनेटिव नहीं है। तो जब भी पेशेंट्स में ऐसे SpO2 की वैल्यू यदि थोड़ी आगे पीछे आए तो बेस्ट है कि उस प्रोब को दूसरी, इस उंगली से दूसरी उंगली में देख लें कि वो स्नगली ठीक ठाक से फिट है कि नहीं, देख लें कि उस उंगली में कोई नेल पेंट लगा हुआ है कि नहीं है, देख लें कि वो जो फिंगर प्रोब है उस उंगली में ठीक से फिट हुआ है कि नहीं है, देख लें कि पेशेंट्स हाथ मूव कर रहा है कि नहीं है, देख लें कि जिस जगह पे पेशेंट बैठा हुआ है वहाँ एक नॉर्मल लाइट पहुँच रही है कि नहीं, बहुत ज़्यादा लाइट तो नहीं पहुँच रही है, देख लें कि पेशेंट का BP ठीक है कि नहीं, BP बहुत कम रहता है तो भी SpO2 बहुत कम दिखेगा, देख लें कि पेशेंट्स में कोई दूसरे कोएगुलोपैथी तो नहीं है, हीमोग्लोबिनोपैथी है कि नहीं है, ये सब चेक कर लें, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है कि नहीं है। तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। और उसके बाद अभी क्या हो रहा है कि जितने भी ये जो छोटे छोटे पल्स ऑक्सीमीटर हैं इनकी सेंसिटिविटी और भी पुअर है। जो भी हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो कार्डियक मॉनिटर्स में SpO2 प्रोब, पल्स ऑक्सीमीटर प्रोब यूज़ होते हैं वो 20-20 हज़ार के एक प्रोब आते हैं। यहाँ जो सिंगल प्रोब आता है ये 1000 का, 1200-1500 का आता है। इसकी सेंसिटिविटी ऐसे भी बहुत कम है। साथ में आजकल का जो जिस हिसाब से टाइम आ रहा है, कमी आ रही है, उस हिसाब से इनकी क्वालिटी और पुअर मिल रही है। तो प्लीज़ 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 SpO2 प्रोब पर पूरा भरोसा नहीं करें। वो एक वन ऑफ द मेजर्स हैं आपको बताने के लिए कि हाँ आपका पेशेंट सिक है, लेकिन वो डेफिनेटिव मेजर, डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक मोडेलिटी नहीं है। तो इसके बाद जो भी SpO2 प्रोब में दिक्कत आने लगे, यदि 85 से नीचे आ रहा है तो जो मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें चेक कर लें, मरीज़ से पूछ लें कि तुम्हें ऑक्सीजन की मतलब ब्रेथलेसनेस हो रही है कि नहीं। यदि उसके बाद भी नहीं हो रही है तो आप समझ लें कि आपकी जो SpO2 का जो रीडिंग है वो गलत है और आप किसी एक्सपर्टाइज से सलाह लें। धन्यवाद।